रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। हम कोई भी ग्रुप को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम उसको लोअर डायमेंशन में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम नाम से पता चल रहा है रिड्यूसिबल मीन्स उसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। देन इरिड्यूसिबल मतलब हम उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम रिड्यूस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 3n कोऑर्डिनेट्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। देन हमारे पास ट्रिक है टू डिराइव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू 3n कोऑर्डिनेट। तो हम जो भी पॉइंट ग्रुप है यहाँ पर हम पॉइंट ग्रुप लिखेंगे, देन उसके कैरेक्टर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, देन उसमें मेंशन करें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, सो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा C2V। C2Z के कैरेक्टर क्या होंगे आइडेंटिटी, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ। मीन्स यहाँ पर दो हमारा प्लेन होता है, इस यहाँ पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालना है। मीन्स नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस मॉलिक्यूल पे आइडेंटिटी ऑपरेट करेंगे तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो ये 3 हो गया। C2Z मतलब आप अगर ये अप्लाई करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 का पोजीशन चेंज होगा, बाकी ऑक्सीजन अपने प्लेस में रहेगा। मीन्स यहाँ पर हुआ एक अनशिफ्टेड एटम। तो सिग्मा XZ निकालेंगे, मीन्स अगर हम इसको इस प्लेन को मान लें सिग्मा XZ, सो यहाँ पर सिमिलरली एक होगा। सिग्मा YZ अगर आप इस प्लेन को मान के चलें जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो यहाँ पर तीनों एटम है अनशिफ्टेड है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालेंगे। देन हमें करेक्टर निकालना है। करेक्टर निकालने के लिए आइडेंटिटी को हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1001। सो इसका करेक्टर क्या होगा 2। इस तरह C2Z का इसी तरह सबका करेक्टर लिखेंगे। देन हम इस ये दोनों रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। देन हमारे पास है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। यहाँ इसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स का इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। इसका कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जैसे कि नंबर 1 नंबर ऑफ क्लास इक्वल्स टू नंबर ऑफ IR। मीन्स उस ग्रुप का जो क्लास है वही हमारा उस ग्रुप में उतने ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे। देन सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनैलिटी ऑफ ऑल IR इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पॉइंट ग्रुप है C2V और इसके करेक्टर है E, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ। सिमिलरली यहाँ पर क्या है IRs हैं इस वाले कॉलम पे। देन हमारे पास अगर ये है L1, L2, L3, L4, यहाँ पर है K1, M1, N1, K2, M2, N2, इसी तरीके से आगे भी। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्लास, यहाँ पे C2V के लिए नंबर ऑफ क्लास क्या होंगी 4, इसका ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ IR है ये भी 4 होंगे। देन क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनैलिटी। डायमेंशनैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा टर्म आइडेंटिटी के नीचे होता है वो हमारा डायमेंशनैलिटी होता है उस IR का। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि IR1 के लिए L1 है, IR2 के लिए L2 है। सो अगर हम इनका सम का स्क्वायर करें मीन्स L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस इनके मतलब स्क्वायर का सम करें तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा ऑर्डर आएगा। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा 4, तो हमारे 4 मिलना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर अंडर ईच IR। मीन्स जो भी IR है उसका जो कैरेक्टर को अगर हम का स्क्वायर करके उसके सम करेंगे तो हमें ऑर्डर मिलना चाहिए ग्रुप का। मीन्स कहने का मतलब है कि L1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर हमारा 4 मिलना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी टू डिफरेंट IR is 0। मीन्स कोई भी दो IR को आप चूज करें और उसका प्रोडक्ट करें तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा 0 आना चाहिए। ये हमारा ऑर्थोगोनैलिटी रूल है। और कैरेक्टर टेबल जो हम डिराइव करते हैं वो उसको हम इसी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से डिराइव करते हैं। देन हमारा सेवंथ है मूलिकन सिंबल। मूलिकन सिंबल क्या होता है कि आपने कैरेक्टर टेबल डिराइव कर लिया है तो उसके बाद आप उसके लिए मूलिकन सिंबल बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है मीन्स अगर आइडेंटिटी जो करेक्ट आइडेंटिटी है
कैरेक्टर, उसके अंदर अगर कैरेक्टर जो आ रहे हैं 1 आ रहा है तो वो 1 डायमेंशन होगा, अगर 2 आ रहा है तो 2 डायमेंशन, उसके लिए हम ई यूज करते हैं। अगर 3 आ रहा है तो वो 3 डायमेंशनल होगा, जिसके लिए हम टी टर्म यूज करते हैं। देन उसके जो सी एन एक्सिस है, मीन जो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उसके अंडर पे अगर 1 आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टर्म ए। अगर -1 आ रहा है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे बी। और अगर आई अगर टर्म अगर ई मीन्स अगर 2 डायमेंशनल है, और टी जो कि 3 डायमेंशनल है, इसके अंदर में अगर सी एन एक्सिस के अंदर चाहे 1 आए चाहे -1 आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ई और टी ही रहेगा। देन हमारे पास सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट में क्या है, मीन्स अगर जैसे कि आपने मिल गया ए बी, तो इसका जो सब्सक्रिप्ट है 1 A1 A2, तो ये डिसाइड होगा। अगर सिमेट्रिक है C2 परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। अगर एंटी सिमेट्रिक है मीन्स अगर -1 है C2 परपेंडिकुलर में तो उसको 2 आएगा। अगर ये हमारे पास C2 परपेंडिकुलर प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको सिग्मा V के रिस्पेक्ट में देखेंगे। देन हमारा फोर्थ है +1 अंडर इन्वर्जन। अगर हमारे पास जैसे किसी किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर ही प्रेजेंट होता है, तो अगर इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में हमारा +1 है तो उसको हम जी लिखेंगे, और अगर -1 है तो उसको हम यू लिखेंगे। देन सुपर स्क्रिप्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल A1 डैश लिखते हैं हम, कोई कोई में A2 डैश लिखते हैं, A1 डबल डैश लिखते हैं। तो ये डैश को हम कैसे पता चलेगा, अगर सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में +1 लिखा हुआ है तो हमारा वो सिंगल डैश होगा, अगर सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में हमारा -1 है तो वो डबल डैश होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है C3b पॉइंट ग्रुप का। यहाँ पर आइडेंटिटी के अंदर में यहाँ पर 1 है, मीन्स हमारा यहाँ पर जो भी करेक्टर होगा 1 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, ए और बी। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 डायमेंशन, यहाँ पर 2 है, 2 मतलब यहाँ पर इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें C3 से डिसाइड होता है कि ए और बी में से कौन सा हमारे पास यहाँ पर IR है, ए है या बी है। तो अगर 1 है तो 1 है तो ए होगा, यहाँ पर भी 1 है तो ये यहाँ पर भी ए होगा। अगर यहाँ पर -1 होता तो हम इसे बी लिखते हैं। यहाँ पे -1 है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई के लिए हम सिर्फ ई टर्म यूज़ करते हैं। देन सिग्मा वी के रिस्पेक्ट में हम क्या पता चलता है, सब्सक्रिप्ट क्या यूज़ करेंगे उसमें। तो अगर 1 है तो सब्सक्रिप्ट क्या होगा, 1। अगर -1 है मतलब ये एंटीसिमेट्रिक है, इसके लिए सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे 2, तो ये हो जाएगा A2 और ये वाला हो जाएगा A1। और आइडेंटिटी में सेम रहेगा E। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर और C2 परपेंडिकुलर या फिर सिग्मा भी दोनों प्रेजेंट है, तो जनरली हम प्रेफरेंस देंगे इन्वर्जन सेंटर को, और हम लिखेंगे G एंड U के टर्म्स में सब्सक्रिप्ट। देन हमारा है स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है, इससे हम नंबर ऑफ IR कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है C3b का, हमें करेक्टर टेबल गिवन है, हमें नंबर ऑफ A1 निकालना है, कितने हमारे A1 के इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या करेंगे 1/6 मीन्स यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। C3b के लिए ऑर्डर क्या है ग्रुप का, 6, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है। देन जी आर क्या है कि कितने टाइम्स ई है, आइडेंटिटी एक टाइम्स है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे C3 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पर सिग्मा भी हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह करेक्टर अंडर IR मीन्स A1 के लिए आइडेंटिटी के अंदर करेक्टर क्या है 1, तो देन हम मल्टीप्लाई किया 1 से। C3 के अंदर भी 1 है तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई किया। देन सिग्मा वी के अंदर भी 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। देन है करेक्टर अंडर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमें गिवन है 1503, देन ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हुआ है नंबर ऑफ IRs फॉर A1 A2 एंड E। देन हमारे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कि 4 टाइम्स A1 है, 1 टाइम A2 है और 5 टाइम्स E है। देन हमारे पास कैरेक्टर टेबल है, यहाँ पर हम पॉइंट टू ग्रुप लिखते हैं, यहाँ पर जितने भी जो भी IR है A1 A2 B1 B2 E और T, ये सब हम लिखते हैं यहाँ पर IRs के प्लेस में। क्लासेस क्या है, उस पॉइंट ग्रुप का एलिमेंट्स, लाइक अगर C2V है तो उसमें आइडेंटिटी था, C2 था, सिग्मा V था, तो वो क्लासेस में आया। एरे ऑफ कैरेक्टर जो हम +1 -1 ये लिखते हैं वो यहाँ पर आएगा।
देन लीनियर रोटेशनल मीन्स अगर पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में कि पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड किस डायरेक्शन में, हम वो लिखते हैं लीनियर में। क्वाड्रेटिक में हम डी ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और क्यूबिक में एफ ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। देन हमारा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ये हमारा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है। यहाँ पर हमारा जो एल है वो डायमेंशनैलिटी है, एच हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, डेल्टा हमारा क्रोनेकस डेल्टा है। यहाँ पर जो गैमा आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है आर एम एन मीन्स कोई भी जो ith आई आर है उसका जो एलिमेंट होगा आर एम एन मीन्स mth रो और nth कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो हमारा होगा, यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि अगर हमारा आई और जे में जो सेम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का अगर हम आप ले रहे हैं एलिमेंट, तो हमारा वैल्यू आएगा एच अपॉन एल आई। अगर इसमें से कोई भी एक चीज अनइक्वल है मीन्स एन या यहाँ पर एन और एन डैश सेम नहीं है, यहाँ पर एम और एम डैश सेम नहीं है, यहाँ पर आई और जे सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल मोड एनालिसिस। इसमें हमको नंबर ऑफ मोड्स देखने हैं कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में कितने मोड्स पॉसिबल हैं। तो इसमें तीन टाइप्स के मोड होते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशन हमारे पास टोटल होते हैं 3 ट्रांसलेशनल मोड होते हैं। रोटेशनल हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर में वैरी करता है। अगर नॉन लीनियर है तो रोटेशनल तीन होंगे मोड, और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 रोटेशनल मोड होंगे। इस तरीके से देन वाइब्रेशनल कैलकुलेट करते हैं हम। तो वाइब्रेशनल का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोड है जो कि होता है 3n से हम कैलकुलेट करते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ मोड्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। यहाँ पर n क्या है, जैसे मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास H2O है तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर n हो जाएगा हमारे पास 3। ऐसे हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स पता चल गए। देन उसमें हम ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को माइनस कर देंगे फॉर दिस इज फॉर लीनियर, तो हमारे पास ही मिलेगा क्या, वो होता है वाइब्रेशनल मोड। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर जो गामा कार्टेशियन है ये 3n कोऑर्डिनेट्स है, मीन्स जो 3n से हम कैलकुलेट करते हैं गामा कार्टेशियन। देन ट्रांसलेशनल मोड हम कैरेक्टर टेबल से पता करते हैं। अगर कोई भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो हम ट्रांसलेशनल गामा ट्रांसलेशन में कैलकुलेट करते हैं उसको। देन रोटेशनल में क्या है, मीन्स रोटेट हो रहा है, मीन्स आर एक्स आर वाई आर जेड डायरेक्शन में जो भी है रोटेशनल मोशन वो हमारा गामा रोटेशन में आता है, और ये सब हम कैरेक्टर टेबल से पता करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ये हमारे पास मेथड जिससे हम मोड्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, गामा कार्टेशियन। गामा कार्टेशियन से हम क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास कोई करेक्टर टेबल है, हमें उसका पॉइंट ग्रुप पता है, फॉर एग्जाम्पल C2 में, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक C2Z, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड। देन हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ये जो NUS लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, इसमें किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसलिए इसमें हो जाएगा 3। अगर हम C2Z अप्लाई करें मीन्स जेड डायरेक्शन में अगर C2 अप्लाई करें तो H1 H2 की पोजीशन में आ जाएगा और H2 H1 की पोजीशन में आ जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन है जो अपने प्लेस में प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है जो अपने प्लेस में है। देन सिग्मा एक्स जेड, अगर हम सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे तो H1 और H2 का पोजीशन चेंज होगा। अगर हम इसको एक्स और इधर जेड डायरेक्शन मान के चले तो एक्स जेड सिग्मा एक्स जेड अप्लाई करने पे H1 और H2 का पोजीशन चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्शन के कारण, सिर्फ ऑक्सीजन उसका पोजीशन सेम रहेगा। तो ये वन होगा सिग्मा वाई जेड, जो कि एक मॉलिक्यूलर प्लेन है जिसमें उस प्लेन पे तीनों एटम प्रेजेंट हैं, मीन्स हम लगाएंगे भी सिग्मा वाई जेड तो इसमें किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसलिए ये ओवरऑल जाएगा 3। इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। देन हमें निकालना है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कैसे निकलेगा, जैसे कि हमें मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स होती है,
1 0 0 1। तो इस तरीके से ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसको हम ऐड करके हम कैरेक्टर निकालते हैं। तो 1 + 1 हो गया 2। इसी तरह हम C2Z सिग्मा जेड सभी का हम कैरेक्टर निकाल लेंगे। देन हम निकालते हैं 3n मीन्स, या फिर आप इसको गामा कार्टेशियन ही बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ये दो कॉलम है मीन्स ये दो रो हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम एंड कैरेक्टर का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते हैं। वो हो गया हमारे यहाँ पर गामा कार्टेशियन। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं गामा वाइब्रेशनल, जो कि हमने ऊपर देखा था इस तरीके इस मेथड से, कार्टेशियन माइनस ट्रांसलेशन माइनस रोटेशन। ट्रांसलेशन का और रोटेशन हमें कहाँ से पता चलेगा, कैरेक्टर टेबल से। देन इस तरीके से हम गामा वाइब्रेशन निकाल लेंगे। देन इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम IR और रमन एक्टिविटी चेक करते हैं। IR है, अगर XYZ डायरेक्शन में है तो IR एक्टिव होगा। रमन में क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है लाइक x² y² z², जैसे कि डी ऑर्बिटल में होता है dx² होता है, dx² माइनस y² होता है। इस तरीके से हम इसको रमन एक्टिव है या नहीं ये पता करते हैं। देन हमारे पास एक और मेथड है, इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड, जो कि हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, हम वहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड या अनशिफ्टेड एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O का ही कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसमें C2Z लगाते हैं, अगर हम बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड जो OH बॉन्ड 1 है और ये 2 है, दोनों बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं बच रहा है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम उसके लिए करते हैं आइडेंटिटी, जब C2Z जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों के दोनों बॉन्ड हमारे आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी में तो कोई चेंज नहीं होता है, तो टोटल 2 बॉन्ड है, तो टोटल 2 बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब हम ये कैलकुलेट कर लिए, देन हम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं गामा इंटरनल। इसमें क्या करते हैं, जो बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा, और जो बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो दोनों को हम ऐड करके गामा इंटरनल निकाल लेंगे। देन जो गामा वाइब्रेशन जो मैं ऊपर निकाला था कार्टेशियन मेथड से, इस वो गामा वाइब्रेशन और गामा इंटरनल को हम कंपेयर करते हैं और हमको पता करते हैं कि कौन से मोड एक्स्ट्रा हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गामा वाइब्रेशन अगर हमारे पास गामा वाइब्रेशन आ रहा है 3A1 + 2B2 + A2, और गामा इंटरनल आ रहा है 2A1 + 2B2 + A2, मीन्स हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनल में सिर्फ A1 मोड है और गामा वाइब्रेशन में 3A1 मोड है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक A1 मोड क्या है, एक्स्ट्रा है। इसको आप स्पूरियस मोड या फेक मोड भी कह सकते हैं। और जनरली जो एक्स्ट्रा मोड होता है वो हमारा बेंडिंग के कारण आता है। किसी मॉलिक्यूल में जो बेंडिंग मोशन है उसके कारण हमारे पास एक्स्ट्रा मोड्स आते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड्स हो जाए, मिक्स मोड। मिक्स मोड क्या होता है, जब एक से ज़्यादा मोड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3A1 प्रेजेंट है, मीन्स A1 क्या है, 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो ये मिक्स मोड हो गया। देन प्योर मोड क्या होता है, अगर वो अकेला, जैसे कि A2 यहाँ पर प्योर मोड है क्योंकि वो एक ही है यहाँ पर। देन मिसिंग मोड क्या है, अगर जब हम कंपेयर कर रहे हैं गामा वाइब्रेशन और गामा इंटरनल में, तो यहाँ पर एक A1 मोड क्या है, मिसिंग है। वो इसमें वाइब्रेशन में तो है बट इंटरनल में नहीं है, तो वो होता है हमारा मिसिंग मोड। जनरली ये प्लेनर मॉलिक्यूल में शो होते हैं और ये जो मिसिंग मोड है वो बेंडिंग के अंदर आते हैं। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। जनरली जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं वो जीरेड होते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक फंक्शन तो किस में आते हैं, डी ऑर्बिटल में आते हैं। डी ऑर्बिटल जैसे dxy, dy z, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। यहाँ पर जो है सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन है और सारे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। जीरेड मीन्स इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में हमारा जो मॉलिक्यूल हो या फिर ऑर्बिटल है वो सिमेट्री होता है। फॉर एग्जांपल
ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल हो गया। इसमें अगर इन्वर्जन सेंटर लगाएंगे तो देख सकते हैं कि सभी डायरेक्शन में ये इसका ऑर्बिटल, इसका लोब सेम टाइप का है। इसलिए हम जितने भी डी ऑर्बिटल में सारे हमारे क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। देन लीनियर फंक्शन होते हैं अनजीरेड, मीन्स अगर कोई ट्रिक नहीं है इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में तो वो होता है अनजीरेड। C2H के केस में हम होता है BU, ये होता है क्या, अनजीरेड होता है। यू मतलब यहाँ पे अनजीरेड है, यहाँ जी मतलब है हमारा जीरेड। देन हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट है। जो डाइपोल मोमेंट होते हैं जनरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, सो F की तरफ इसका मोशन होगा, मीन्स इसमें क्या कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। और ये अगर हम इसमें इन्वर्जन सेंटर लगाएं तो एक तरफ जाएंगे तो हमें H मिलेगा, एक तरफ जाएंगे तो हमें F मिलेगा, मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मीन्स ये जीरेड नहीं है, इसलिए ये है अनजीरेड। देन है पोलराइजिबिलिटी, मीन्स कोई प्लेन के प्लेन है उसमें हम लगाते हैं पोलराइजिबिलिटी। ये हमेशा सिमेट्रिक होता है इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये होता है जीरेड। जनरली हमें ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में देखने मिलता है। सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल IR एक्टिव है तो वो रमन एक्टिव नहीं होगा, या फिर अगर रमन एक्टिव है तो IR एक्टिव नहीं होगा। वो होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जरूरी नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल ये प्रिंसिपल को फॉलो करें, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। हमारे पास ये कुछ सिमेट्री है। जब हम हायर सिमेट्री से लोअर सिमेट्री में जाते हैं तो पॉइंट ग्रुप चेंज होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल है, अगर इसमें जेड आउट लग रहा है तो ये इसमें D4H सिमेट्री आ जाती है, और अगर जेड इन है तो D4H आया। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में हायर सिमेट्री से लोअर सिमेट्री हम इस तरीके से जाते हैं। जैसे कि ऑक्टेल सबसे बड़ी हो गई, ऑक्टेल क्या होता है, हायर सिमेट्री, फिर D4H, देन C2V, C3V, इस टाइप से हमारा सिमेट्री जो होता है लोअर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लिटिंग। इसमें क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गया EG एंड T2G। देन अगर जेड आउट हो रहा है तो हमारा जो EG ऑर्बिटल है स्प्लिट हो रहा है DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे T2 जो स्प्लिट हो रहा है इस तरीके से। और इसमें जो हम B1G, A1G और B2G, EG ये सब आ रहा है, ये कोरिलेशन डायग्राम से हमको पता चलता है। कोरिलेशन डायग्राम्स में क्या होता है, उसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड बीच में इंटरेक्शन दिखाया जाता है, और या फिर हाई स्पिन लो स्पिन के बीच में इंटरेक्शन दिखाया जाता है, वो होता है हमारा कोरिलेशन डायग्राम। वहां से हमें ये सब को पता चलता है कि किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है उसमें। देन नेक्स्ट है माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना है हमें टोटल किसी मॉलिक्यूल में, तो हम जितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और जितनी ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s+1, और ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2l+1। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोस्टेट। देन नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल वाइब्रेशन आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड perpendicular vibration are antisymmetric with respect to principal axis, and out of plane bending is antisymmetric with respect to sigma h, and in plane bending is symmetric with respect to sigma h। ये सब आपको याद करना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। देन 41 पॉइंट है वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशन मोड तीन टाइप के पॉसिबल है, IR एक्टिव हो सकता है, रमन एक्टिव हो सकता है, या फिर दोनों IR और रमन दोनों एक्टिव हो सकता है। मीन्स जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा तब ये कंडीशन होगी। इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट नोट खत्म होता है। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कोई नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या फिर किसी भी टॉपिक का आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो अलग से वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।